नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे डिमांड थ्योरी का। मांग का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम पीपीटी के माध्यम से आज इस वीडियो में मांग का सिद्धांत इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं, मांग का सिद्धांत क्या है उसकी जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों मैं हूं डॉक्टर नीलेश होदलूरकर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, स्वामी रामानंद तीर्थ महाविद्यालय, अंबाजोगाई, डिस्ट्रिक्ट बीड, महाराष्ट्र। तो दोस्तों, रोजाना जिंदगी में हम बहुत सारे चीजों को मांगते हैं, उसी को ही मांग का सिद्धांत कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर मांग की जो परिभाषा है, डेफिनेशन जो है मांग की, वो अर्थशास्त्र में अलग है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि इच्छा ही मांग ही है, इच्छा को ही वो मांग कहते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में वैसा नहीं है। अर्थशास्त्र में इच्छा अलग है, मांग अलग है और आवश्यकताएं अलग है। अगर मेरी इच्छा है कि मेरे पास कोई होंडा सिटी गाड़ी होना चाहिए, ये मेरी इच्छा है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि मेरी होंडा सिटी की डिमांड है, होंडा सिटी की मेरी मांग है। क्योंकि केवल इच्छा रखना ये मांग नहीं हो सकती। तो मांग क्या है, डिमांड किसे कहते हैं, इच्छा और डिमांड में क्या फर्क है, ये जानने के लिए हमें आगे की स्लाइड देखना चाहिए। तो देखते हैं डिमांड थ्योरी, मांग का नियम। इसके पहले हम मांग किससे कहते हैं, उसके बाद मांग का नियम क्या है, इसका अध्ययन करेंगे। तो मांग का अर्थ, मीनिंग ऑफ डिमांड, अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण नियमों से अंतर्गत मांग का नियम अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है। साधारण अर्थों में इच्छा, आवश्यकता और मांग शब्दों का पर्यायवाची माना जाता है, किंतु अर्थशास्त्र में तीन शब्द अपना अलग अलग अर्थ रखते हैं। मानवीय इच्छाएं अनंत होती है। जिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए सीमित साधन व्यय करने को हम तैयार होते हैं, वे हमारी इच्छाएं हमारी आवश्यकता बन जाती है। जिन आवश्यकताओं को मानव पूरा करता है वह मांग कहलाती है। मांग की अवधारणा से तात्पर्य उस वस्तु की मात्रा से है जिसे एक उपभोक्ता एक निश्चित समय व निश्चित कीमत पर खरीद सकता है। तो मांग की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? तो प्रोफेसर मेयर्स ऐसा कहते हैं कि क्रेता की मांग उन सभी मात्राओं की तालिका होती है जिन्हें वह उस सामग्री के विभिन्न संभावित मूल्यों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। तो जेएस मिल के अनुसार मांग शब्द का अभिप्राय मांगी गई उस मात्रा से लगाना जाना चाहिए जो एक निश्चित कीमत पर क्रय की जाती है। तो यह है मांग की परिभाषा। केवल इच्छा यानी मांग नहीं है। इच्छा को पूरा करने के लिए पर्याप्त जो साधन है, पैसा जो है, धन है, वो धन की नितांत आवश्यकता होती है। केवल धन ही काफी नहीं है, तो वो धन व्यय करने की तत्परता होनी चाहिए, तभी इच्छा का रूपांतर हम मांग में कर सकते हैं। किसी वस्तु व सेवा की मांग निम्न तत्वों पर निर्भर करती है। तो वो कौन से तत्व है? वस्तु व सेवा की इच्छा होना चाहिए सबसे पहले। अगर इच्छा नहीं है और पैसा आपके पास है, पैसा व्यय करने की तत्परता भी आप रखते हैं, लेकिन इच्छा नहीं है, तो वो डिमांड या मांग नहीं हो सकती। तो सबसे पहले आपको वस्तु व सेवा की इच्छा होना चाहिए। दूसरा है
खरीदने के लिए पर्याप्त साधन आपके पास होना चाहिए। बोले इसका मतलब है आपके पास पैसा होना चाहिए। और यही नहीं है तो ये जो पैसा है, ये साधन जो है वो व्यय करने की आपकी तत्परता होना चाहिए। तभी आपकी इच्छा मांग में कन्वर्ट हो सकती है, मांग में रूपांतरित हो सकती है। आपकी इच्छा मांग में परिवर्तित होने के लिए आपकी इच्छा पर्याप्त धन और ये धन जो है, ये पैसा जो है वो खर्च करने की तत्परता आप पे होनी चाहिए, तभी आपकी इच्छा मांग में परिवर्तित हो सकती है। तो वस्तु की इच्छा, खरीदी करने के लिए पर्याप्त साधन, साधन व्यय करने की तत्परता, एक निश्चित कीमत, एक निश्चित समय, इन सभी तत्वों से ही इच्छा का मांग में रूपांतर हो सकता है। तो हमने मांग के बारे में देखा, डिमांड किसे कहते हैं ये हमने देखा है अभी। अब मांग का नियम क्या है, थ्योरी ऑफ डिमांड क्या है, मांग का नियम क्या है, तो आइए जानते हैं। अन्य बातें सामान्य रहने पर मांग का नियम बताता है कि वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। अर्थात वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है तथा वस्तु कीमत कम हो जाने पर मांग बढ़ जाती है। वस्तु की कीमत कम हो जाने पर मांग बढ़ जाती है। ये मांग का नियम रोजाना जिंदगी में हमें अनुभव आता है। जब भी कोई वस्तु की कीमत बढ़ती है तो हम उसकी मांग कम कर देते हैं, और जब वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो हम उसकी मांग बढ़ा देते हैं। तो मांग का नियम वस्तु की कीमत और उस कीमत पर मांगी जाने वाली मात्रा के गुणात्मक संबंध को बताती है। उपभोक्ता अपनी मनोवैज्ञानिक प्रकृति के अनुसार अपने व्यवहारिक जीवन में ऊंची कीमत पर वस्तु की कम मात्रा खरीदता है और कम कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा खरीदता है। उपभोक्ता की इसी मनोवैज्ञानिक उपभोग प्रवृत्ति पर मांग का नियम आधारित है। यह मांग का नियम यह बतलाता है कि अन्य बातें समान रहने पर, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। दूसरे शब्दों में दोस्तों, अन्य बातें समान रहने की दशा में किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग में कमी हो जाती है तथा उसके विपरीत कीमत में कमी होने पर वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। डॉक्टर मार्शल ने यह सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। मार्शल के अनुसार कीमत में कमी के फलस्वरूप वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि होती है। कीमत में कमी के फलस्वरूप वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि होती है तथा कीमत में वृद्धि होने से मांग घटती है। दूसरे एक अर्थशास्त्री है सैमुअलसन के शब्दों में, दिए गए समय में अन्य बातों के समान रहने की दशा में जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तब उसकी कम मात्रा की मांग की जाती है। व्यक्ति कम कीमत पर अधिक वस्तुएं खरीदते हैं और अधिक कीमत पर कम वस्तुएं खरीदते हैं। ये मनोवैज्ञानिक है। हर कोई ग्राहक कम कीमत होने पर ज्यादा से ज्यादा वस्तु खरीद करना चाहता है। तो ये अन्य बातें सामान्य रहने, इस वाक्य का अर्थ क्या है ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो अन्य बातें समान रहने का वाक्य का अर्थ है उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, नहीं होना चाहिए। जिस समय हम मांग का नियम चेक करते हैं तो उस समय उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अन्यथा मांग का नियम हमें फलस्वरूप के रूप में दिखाई नहीं देगा। क्योंकि अगर समझा जाए कि कीमत बढ़ रही है और उसकी आय भी बढ़ रही है तो मांग का जो नियम है वो यहाँ पर लागू नहीं होगा। फैशन, पसंद आदि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये भी कांस्टेंट होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। फैशन, पसंद आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए और भविष्य में कीमत में परिवर्तन की कोई आशा नहीं होनी चाहिए। ये बातें अगर तय होती है तभी मांग का जो नियम है, वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग कम होती है और कीमत कम होने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है। ये जो मांग का नियम है उसे हम वास्तविक रूप में अनुभव कर सकते हैं जब उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, फैशन पसंद आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, संबंधित वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, भविष्य की कीमत में परिवर्तन की कोई आशा नहीं होनी चाहिए। ये सभी बातें अगर स्थिर रहती है तो ही मांग का नियम हमें अनुभव होता है, अन्यथा अनुभव में नहीं आता। तो ये जो तालिका है, इस तालिका में और फिगर में मैंने दिखाया है कि वस्तु की जो कीमत और उसकी मांग, इन दोनों को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। वस्तु की कीमत प्रति इकाई रूप में देखिए रुपयों में, जब वस्तु की कीमत 2 रुपए होती है तो वस्तु की मांग 200 की है, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी होती है, वस्तु की कीमत 4 होती है तो मांग 150 होती है, वस्तु की कीमत 6 होने पर 130, 8 रुपए होने पर 100 रुपए, 10 रुपए होने पर 80 रुपए और वस्तु की कीमत 12 होने पर 60 वस्तु की मांग होती है। तो इससे ये पता चलता है कि जब 2 रुपए वस्तु की कीमत है तो मांग 200 वस्तुओं की है, यानी कम कीमत पर अधिक वस्तु की मांग होती है, जबकि वस्तु की कीमत 12 होती है तो मांग बहुत कम होकर 60 हो जाती है। तो ये जो उसका कीमत और वस्तु में जो परस्पर विरुद्ध संबंध है, ऋणात्मक संबंध है, वो यहाँ पर दर्शाया गया है। तो नीचे की जो फिगर है उसमें डिमांड कर्व को प्रस्तुत किया है। OY अक्ष पर प्राइस ली गई है और OX अक्ष पर क्वांटिटी यानी मांग लिए गए, मांग को दर्शाया गया है। और ये जो DD जो वक्र है उसे डिमांड कर्व कहा जाता है, वो मेरे दाहिनी बाईं ओर से दाहिनी ओर नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से हमने मांग का नियम का यहाँ पर अध्ययन किया है। थैंक यू दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।